मंदरजा झील मालूमात जो इस वीडियो में फराहम की गई है, ये आपकी सर्जरी की तैयारी के बारे में हिदायत है। अलबत्ता मुख्तलिफ सर्जन्स के ज़ाब्ते और तरीक़ेकार में फ़र्क हो सकता है। अगर आपकी अमल जराही से मुतालिक किसी किस्म की मखसूस मालूमात हो तो आपको आपका सर्जन मतला कर देगा। हम आपको सर्जरी से कब्ल घर पर की जाने वाली वर्जिशें, अपने घर पर क्या बंदोबस्त किया जाए कि जब आपकी वापसी हो तो आपको आसानी रहे, अस्पताल में क्या क्या अशियाई लानी है, सर्जरी के फौरन बाद और अस्पताल में दौरान क़याम आपकी ताकत क्या होनी चाहिए, दर्द रफा करने का तरीक़ेकार, सर्जरी के बाद की हिफाजती तदाबीर ताकि जब आप घर जाएं तो महफूज रहें, सर्जरी के बाद की वर्जिशें जो आपकी तंदुरुस्ती में माअवन साबित होंगे, सर्जरी के बाद की हिफाजती तदाबीर की दिगर मखसूस हिदायत। सर्जरी से कब्ल की वर्जिशें उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी की सर्जरी के बाद की वर्जिशें। मंदरजा झील पेश करदा वर्जिशें अहम पटों को मजबूत करने में माअवन साबित होंगी और आपकी सेहत याबी के अमल को तेज करने में भी माअवन होंगी। बराए मेहरबानी इस वर्जिशें की तरीक़ेकार पर अमल करने से पहले अपनी खानदानी मुआलिज से रजू कर लें। जिस कदर भी मुमकिन हो सर्जरी से कब्ल अपने आप को फाल रखें। बिला नागा चहलकदमी को मामूल बनाने की कोशिश करें, जिसमें आप रोजाना बेसमेंट की चहलकदमी करें। हसब जरूरत वक्फा कर लें। अपनी कोत कल्ब को बेहतर करना आपकी सर्जरी और बाद अज सर्जरी माअवन साबित होगी। अगर आपके जोड़ों का दर्द इस अमल में रुकावट हो तो आपके लोकल कम्युनिटी सेंटर पूल में बिला नागा एक्वाफिट क्लास आपके लिए मौजू है। अगर बंदोबस्त मुमकिन हो तो सकीन वर्जिशी साइकिल का इस्तेमाल इसका मत बदल हो सकता है। अगर आप अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में दिक्कत महसूस करते हैं या चलने के लिए कोई इमदादी सामान मसलन छड़ी या वॉकर इस्तेमाल करते हैं तो बराए करम इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास मतलूब इमदादी मदद मौजूद हो ताकि आप बाहिफाजत सेकंड वर्जिशी साइकिल से उतर सके और सवार हो सके। आपके जिस्म के ऊपरी हिस्से का ताकतवर होना निहायत जरूरी है ताकि आप वाकर या चलने के लिए कोई भी इमदादी सामान व हिफाजत इस्तेमाल करने के काबिल हो सके। आपकी सर्जरी के बाद आपको इब्तदाई में अपने बाजू और कंधों की ताकत पर इन्हिसार करना पड़ सकता है ताकि आप अपने ऑपरेशन करदा टांग पर पड़ने वाले दबाव को किसी हद तक कम कर सके। आपके बाजू और कंधों की मजबूती और तैयारी के लिए अमली मज़ाहिरा। एक मजबूत बाजुओं वाली साकत कुर्सी पर बैठें। जिस टांग का ऑपरेशन होना है उसे थोड़ा आगे को सरकाएं और अपनी दूसरी सेहतमंद टांग को कुर्सी के नजदीक फर्श पर मजबूती से रखें। अपने हाथों को कुर्सी के बाजू पर अपने कूल्हों के मुतवाजी रखें। अपने हाथों से नीचे की जानिब कुर्सी के बाजू पर जोर लगाएं और अपनी कोहनियों को सीधा करें ताकि आप अपने कूल्हों को कुर्सी से उठा सके। इस पोजीशन को 3 से 5 सेकंड तक बरकरार रखें और खुद को आहिस्तगी से नीचे इब्तदाई पोजीशन पर ले जाएं। अगर आपको पहले से ही कंधे के दर्द का सामना है या कुर्सी के बाजू ज्यादा ऊंचे हैं तो आप इस वर्जिशे पर इस तरह अमल कर सकते हैं कि अपने हाथों को अपने दोनों तरफ कुर्सी की सीट पर रखें और अपने हाथों और कोहनी से नीचे की जानिब जोर लगाएं। अपने कूल्हे को सीट से थोड़ा सा उठाएं। इस पोजीशन को 3 से 5 सेकंड तक बरकरार रखें। फिर खुद को इब्तदाई पोजीशन पर वापस नीचे ले जाएं। ये अमल 10 मरतबा करें और दिन में 3 से 5 मरतबा करें। घुटने की मुकम्मल तब्दीली की सर्जरी के दौरान घुटने के जोड़ जो कि टूटी हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या टूटी हुई हड्डी का इलाज न करवाने की वजह से खस्ता हाल हो तो इनसे तब्दील किया जाता है। टूटी हुई हड्डी और घुटने के जोड़ के कार्टिलेज जो यहाँ देखे जा सकते हैं, इन्हें निकालकर प्रोस्थेटिक जॉइंट से तब्दील किया गया है। नया जॉइंट एक प्लास्टिक प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल है जो पिंडली की हड्डी के ऊपरी हिस्से के मुतवाज़े है और एक धाती सतह पर मुश्तमिल है जो रान की हड्डी को घेरे हुए है। अगर घुटने की ऊपरी टोपी भी टूटी हुई हो तो इसे एक हमवार प्लास्टिक लाइनिंग से तब्दील किया जाता है।
एरोबिक और बाजू को ताकत देने वाली वर्जिशें के साथ इजाफी तौर पर मंदरजा झेल 4 वर्जिशें मखसूस पटों की मजबूती में मावन साबित होंगी, जो कि आपको नक्ल व हरकत और बाद अज सर्जरी सेहतयाबी में मदद देंगी। वर्जिशें शुरू करने से कबल आपको एक जमीन से बुलंद हमवार सतह की जरूरत होगी जिस पर आप लेट सके। आपका बेड इसके लिए एक बेहतरीन सतह है। अपनी पश्त पर लेट जाएं और अपनी टांग सीधी रखें। अपने घुटने की पश्त को नीचे की जानिब फर्श की तरफ दबाएं, जैसा कि आप अपनी रान के ऊपरी पटों को सख्त करते हैं। इस अमल से आपकी घुटने की टोपी ऊपर की सिमत हरकत करेगी। इसे 5 से 10 सेकंड बरकरार रखें, फिर ढीला छोड़ दें। यह अमल 10 मर्तबा करें और दिन में 3 से 5 मर्तबा करें। अपनी पश्त पर लेट जाएं और अपनी मुतासिर घुटने वाली टांग को सीधा रखें और दूसरी टांग को खम दे दें। अपनी टांग को मुकम्मल तौर पर सीधा रखते हुए 6 इंच ऊपर उठाएं। इसे 5 से 10 सेकंड बरकरार रखें, फिर आहिस्तगी से नीचे इब्तिदाई पोजीशन पर ले जाएं। अगर इस अमल से आपकी कमर में दर्द हो तो बराए मेहरबानी इस वर्जिशे को तर्क कर दें। यह अमल 10 मर्तबा करें और दिन में 3 से 5 मर्तबा करें। एक महफूज कुर्सी पर इस तरह बैठे कि आप मुतासिर घुटने वाली टांग को बिल्कुल सीधा कर लें। इब्तिदाई में सिर्फ अपने पटों को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें कि आप अपने घुटने को उतना ही सीधा करें जितना आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी टांग में खम बरकरार रहता है तो आप अपने हाथों से एहतियात से ढकेल कर जिस कदर आप बर्दाश्त कर सके सीधा करें। इसके बाद अपनी कमर को सीधा रखते हुए आगे इतना झुके कि आप अपनी रान के पटों में खिंचाव महसूस करने लगे। सिर्फ इतना झुके जिस कदर बर्दाश्त कर सके। अगर ऐसा करने से दर्द की शिद्दत में इजाफा हो तो रोक दें। 30 सेकंड के लिए इस पोजीशन को बरकरार रखें और इस खिंचाव के अमल को दिन में 3 से 5 मर्तबा दोहराएं। एक कुर्सी पर इस तरह बैठे कि आपकी मुतासिर टांग का पैर कुर्सी के पायदान के नजदीक हो। खुद को कुर्सी के किनारे की तरफ आहिस्तगी से सरकाएं और सिर्फ इतना ही आगे जाएं कि घुटने में जितना खम डाल सके और हल्का खिंचाव महसूस हो। दर्द की शिद्दत में इजाफे से कबल रुक जाएं। 30 सेकंड के लिए मजबूती से इस पोजीशन को बरकरार रखें और इस खिंचाव के अमल को दिन में 3 से 5 मर्तबा दोहराएं। अपने घर पर सर्जरी से कबल ही ऐसा बंदोबस्त कर ले कि जब आप सर्जरी के बाद घर लौटे तो आपके लिए बेहतरीन इंतजाम मौजूद हो। अपनी चीजों को ऐसी जगह रखें जहां आप इन तक बआसानी पहुंच सके। रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशियाई को ऐसी जगहों पर रखें कि आप सर्जरी के बाद की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए इन तक पहुंच सके। मिसाल के तौर पर अशियाई खुर्दनोश को फ्रिज के ऊपरी खानों में रखें। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशियाई और अदवियात को अपनी कमर की ऊंचाई पर रखें ताकि आपको झुकने, ऊपर तक पहुंचने या किसी चीज पर चढ़ने की जरूरत ना रहे। पायदान हटा लें। अपने बावर्ची खाने, गुस्ल खाने या बाहरी दरवाजे से तमाम छोटे पायदान हटा लें क्योंकि इन पर से गिरने का खदशा हो सकता है। गैर जरूरी बिखरी हुई अशियाई को हटा दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके घर के दाखिली रास्ते और सहन में गैर जरूरी अशियाएं ज्यादा तादाद में ना हो, क्योंकि जब आप घर वापस लौटेंगे तो इस वक्त आप वॉकर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। कोई बिखरी हुई बरकी तारे हों तो इन्हें हटा लें ताकि आप इन पर से गिरने से महफूज रहें। रात में रोशनी के बल्ब। अगर रात में आप बाथरूम जाएं तो रोशनी का मुनासिब इंतजाम आपके गिर जाने के अंदेशे को कम कर सकता है। सीढ़ियों के गर्द जंगला। चौका अस्पताल से वापसी पर आपको सीढ़ियां चढ़ने या उतरने की जरूरत हो सकती है, लिहाजा यह बात अहमियत की हामिल है कि आपकी सीढ़ियों के गर्द जंगला मौजूद हो और इस बात को यकीनी बना लें कि यह जंगला महफूज भी हो। अगर आप अकेले रहते हैं तो अपनी सर्जरी से कबल राशन वगैरह का जखीरा कर लें और चंद खाने कबल अज वक्त तैयार कर लें। बने बनाए तैयार फ्रोजन खाने भी इस मामले में काफी मावन साबित होंगे क्योंकि आपको इन्हें पकाने के लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं होता। यह अपने खानदान या अजीजों पर इन्हिसार करने के लिए बेहतरीन वक्त है ताकि आपको कुछ इजाफी मदद मुयस्सर रहे। ऐसे मावन जूते जिनकी हील पीछे से बंद हो। दौड़ के लिए इस्तेमाल होने वाले जूते निहायत मौजू है। फ्लिप फ्लॉप या सैंडल इस्तेमाल ना करें। कोई भी तलवे या जोड़ों के रिवायती इमदादी मेकानियात
जो आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप चलने फिरने के लिए किसी किस्म का इमदादी सामान इस्तेमाल करते हैं तो आप बराए मेहरबानी इसे साथ लेकर आएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस पर वाज़ह निशानदेही की गई हो। सर्जरी के बाद की तौक़ात को कब्ल अज़ वक्त समझ लेना आपकी सर्जरी के फौरन बाद के कुछ खदशात को कम करने में माअवन साबित होगा। यहाँ इन बातों की वजाहत है कि आप अपने इर्द गिर्द क्या देखेंगे। 10 घुटने और 7 कूल्हे की आपकी इंट्रावेनस लाइन अद्वियात को बराह रास्त आपके खून में शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सांस लेने में आसानी के लिए नथनों के जरिए ऑक्सीजन मुहैया की जाएगी। आप में से चंद एक को पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक या पीसीए पंप दिया जाएगा। इस बात का इन्हिसार आपकी सर्जरी की किस्म और एनेस्थीसिया के तरीकाकार पर होगा। इसे मरीज दर्द रफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनकी जरूरत हुई तो अस्पताल का अमला आपको इनके इस्तेमाल का तरीकाकार समझा देगा। यहाँ कुछ इजाफी चीजें हैं जिनका सामना आपको सर्जरी के बाद हो सकता है। सोजिश, आपके ऑपरेशन करता टांग में सोजिश वो पहली चीज है जिसका आपको तदारक होगा। सर्जरी के बाद सोजिश का होना एक मामूल की बात है और इसे सेहतयाबी का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। आपको इस बात का तदारक भी होगा कि आपकी ऑपरेशन करता टांग सुर्खी माइल दिखाई दे रही है। ऐसा इस वजह से होता है कि ऑपरेशन से कब्ल इस पर जरासीम कश अदवे का इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज की शिकायत, आपकी सर्जरी के दौरान और बाद में की जाने वाली अद्वियात के बाअस मुमकिन है कि किसी हद तक कब्ज की शिकायत हो जाए। बेड से उठने, चलने फिरने और मायात के इस्तेमाल से ये शिकायत कम हो जाएगी और आपको इस शिकायत को दूर करने के लिए अद्वियात भी मुहैया की जाएगी। आपकी नर्स आपकी कब्ज की शिद्दत का जायजा लेती रहेगी। आपके पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम मौजूद होगी जो आपको सेहतयाबी के मराहिल के बारे में मुकम्मल रहनुमाइयाँ फराहम करेगी। यह आपको रोजमर्रा की बेहतरीन हिफाजती तदाबीर के बारे में सिखाएंगे, जैसा कि बिस्तर से उतरना और चढ़ना, चलना फिरना, बैतुल खला और गुस्ल खाने जाना। शुरू में आपको इन मामलात में अपनी नर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद की जरूरत होगी। सर्जरी के अगले ही दिन आपकी फिजियोथेरेपी टीम आपकी नक्ल व हरकत का जायजा लेगी और आपको मौजूद चलने के इमदादी सामान का मशवरा देगी। वो इस बात का तयन भी करेगी कि आपको अपने कमरे में बहिफाजत चलने फिरने और बाथरूम जाने के लिए किस कदर मदद की जरूरत होगी। वो चाहेंगे कि आप बिस्तर के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठे और आपको वर्जिशी के मुतालिक हिदायत फराहम करेगी, जो आपने या तो खुद करनी होगी या अपने खानदान में से किसी की मदद से करनी होगी। अस्पताल में कयाम के दौरान आपके नक्ल व हरकत में बेहतरी आएगी और अस्पताल से वापसी के वक्त आपको सीढ़ियों से उतरने और चलने के बारे में हिदायत भी दी जाएगी। आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी टीम आपको दरकार इजाफी साजो सामान और पहनने की इमदादी सामान का मशवरा देगी ताकि आपको रोजमर्रा मामलात में मदद फराहम हो सके। खून के जमने की खदशात को कम करने के लिए ये निहायत जरूरी है कि जब आप जाग रहे हो तो हर घंटे में 10 से 20 मरतबा आप मंदरजा जेल तेन दौरान खून की वर्जिशें करें। पाँव और टखने के पंप, अपने पंजों और टखनों को अपने पीछे की तरफ ऊपर की तरफ मोड़ें, फिर इन्हें हमवार हरकत से खुद से दूर ले जाएं। अपने कूल्हों और घुटनों को साकन रखें, सिर्फ आपका टखना हरकत करे। साकन क्वाड्रिसेप्स, अपनी टांगे सीधी रखें, अपने रानों की ऊपरी पटों को सख्त करते हुए अपने घुटनों की पश्त को नीचे बिस्तर की तरफ ढकेलें। यहाँ 10 सेकंड इंतजार करें और फिर ढीला छोड़ दें। साकन ग्लूट्स, अपनी टांगे सीधी रखें, अपने कूल्हों को बाहम सुकेड़े, यहाँ 10 सेकंड मजबूती से इस पोजीशन को बरकरार रखें, फिर ढीला छोड़ दें। आपको गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत होगी। अपने नाक से सांस लें और मुंह से सांस बाहर निकालें ताकि आप किसी किस्म की कल्बी पेचीदगी के खदशात से महफूज रहें। हमारा मशवरा है कि जब भी आप जाग रहे हो तो हर घंटे बाद आप 4 गहरी सांस लें, जिसके बाद एक बार खांसें। ऐसा करने से आपको मजीद ऑक्सीजन देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अगर आपको नाकाबिल बर्दाश्त पिंडली का दर्द हो रहा हो तो फौरन अपने नर्स को आगाह करें। इस दर्द के साथ सोजश का मामूल से ज्यादा होना, जो कि सुर्ख गर्म होना और पैल्पेशन होना, ये तमाम अलामात खून के जमने का इशारा भी हो सकती हैं।
सर्जरी के बाद आप अक्यूट पेन सर्विस टीम के मेंबरान से मुलाकात करेंगे। इस टीम में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और नर्सें होती हैं। अक्यूट पेन सर्विस टीम आपके सर्जन, नर्सों और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर आपकी दर्द रफा करने का इंतजाम करेंगी। अक्यूट पेन सर्विस टीम के मेंबरान आपका जायजा लेने के लिए रोजाना आपको देखेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपका दर्द कंट्रोल में है। अद्वियात का कोई रद्द अमल तो नहीं और ये कि आप अपने दर्द की शिद्दत के कंट्रोल से मुतमईन हैं। तशखीस के इस तरीकाकार में शामिल होगा कि आप अपने दर्द की शिद्दत का अंदाजा 0 से 10 तक लगाकर बताएं। 0 इस बात की निशानीदेही है कि आपको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं और 10 निशानदेही करता है कि आपकी तकलीफ की शिद्दत इस कद्र है कि इससे कबल आपको इतने शदीद दर्द का सामना नहीं रहा। आपसे ये भी कहा जाएगा कि आप वजाहत करें कि आपके दर्द की नौइयत क्या है। मिसाल के तौर पर आम दर्द, तेज दर्द, शदीद दर्द वगैरह। इस किस्म के तज्ज़े अक्यूट पेन सर्विस टीम और आपके डॉक्टर और नर्सों की मावनत करते हैं कि वो बेहतर तौर पर समझ सके कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ताकि वो आपके दर्द का बंदोबस्त करने के लिए कोई हिकमत अमली मुरतब कर सके। ये बात अहमियत की हामिल है कि हर एक शख्स दर्द को मुख्तलिफ अंदाज से महसूस करता है और अगरचे आपने पहले भी सर्जरी करवाई हुई हो तब भी इस मर्तबा आप मुख्तलिफ दर्द महसूस कर सकते हैं। हम दर्द कैसे और क्यों महसूस करते हैं? जब हम जख्मी होते हैं तब हमारा जिस्म इश्तिआल अंगेज केमियाई मवाद पैदा करता है और जख्मी हिस्सा हर आम मगज के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। जब सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है तब हमें पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है और ये दर्द हमें कैसा महसूस हो रहा है। हमारा जिस्म कुदरती तौर पर दर्द को रफा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हर मर्तबा काफी नहीं होता। लिहाजा रफा दर्द की अद्वियात लेने से दर्द रफा करने में मदद मिलती है। अस्पताल में क़याम के दौरान आपके दर्द को रफा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात दी जाएगी। मुख्तलिफ किस्म के दर्द के अदम एहसास या रफा दर्द के बंदोबस्त का हवाला इसी की किस्म है। ऐसा करने का मकसद जख्म से दिमाग तक पहुँचने के मुख्तलिफ मराहिल में दर्द पर हमला करना है। आपको टाइलेनॉल, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, ओपियोइड्स अद्वियात दी जा सकती है जो कि दर्द को रफा करने के लिए ताकतवर दवाएं हैं, जैसा कि मॉर्फिन या पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, ताकि आपके दर्द को रफा करने का इंतजाम किया जा सके। आपकी नर्स आपको जदवल के बुनियाद पर देर से असरअंदाज होने वाली रफा दर्द की अद्वियात देगी और आप इन्हें शदीद दर्द की सूरत में जल्द असरअंदाज होने वाली अद्वियात का कह सकते हैं। जल्द असरअंदाज होने वाली अद्वियात तकरीबन 30 मिनट बाद अपना असर जाहिर करती है। हमारा मशवरा है कि इससे कबल कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आपके दर्द की शिद्दत में इजाफा हो, जैसा कि चलना फिरना, वर्जिशें करना या सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह, तो आप दर्द पर जल्द असरअंदाज होने वाली अद्वियात का कह सकते हैं। रफा दर्द की अद्वियात बाज़ औक़ात रद्द अमल भी जाहिर कर सकती है। उमूमी रद्द अमल में सर चकराना, उल्टी आना, घुनूदगी, कब्ज, खारिश और नींद की ज्यादती शामिल है, जो कि आमतौर पर अद्वियात लेने के कुछ देर बाद होता है। इनमें से ज्यादातर रद्द अमल का इलाज किया जा सकता है। लिहाजा ये बात अहम है कि आप अपनी नर्स को इनके बारे में मतला करें। यह बात भी अहम है कि अगर आपकी अद्वियात आपके दर्द को रफा नहीं कर रही तो आप अपनी नर्स को इस बात से आगाह करें। आपकी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको पेरिफेरल ब्लॉक आपकी सर्जरी से कबल या सर्जरी के बाद सेहतयाबी के कमरे में आपको दे सकते हैं। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एक तरीकेकार है जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऊपरी रान में इंतहाई एहतियात से मुंतखब करदा रगों के इर्द गिर्द इन्हें मुंजमद करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं जो आर्जी तौर पर आपके आज़ा की हिस्स और हरकत को खत्म कर देता है। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक का मकसद ऑपरेशन के बाद आर्जी तौर पर आपको कुछ देर के लिए दर्द से आराम देना होता है और सर्जरी के बाद आपको दी जाने वाली रफा दर्द की अद्वियात की मिकदार की कमी में मावनत करना होता है। बेहिस करने वाली अद्वियात की इंजेक्शन का असर 3 से 24 घंटे तक कायम रह सकता है। हम कतई तौर पर नहीं जानते कि आपकी बेहिसी कब खत्म होगी, लिहाजा जब आप दर्द महसूस करें तो बराए मेहरबानी अपनी नर्स को आगाह करें और इनसे कहे कि आपको रफा दर्द की अद्वियात मुहैया करे ताकि आपको दर्द से आराम आ सके। अगर बेहिसी 24 घंटे से जायद बरकरार रहे तो यह भी अहम है कि आप अपनी नर्स को आगाह करें ताकि अक्यूट पेन सर्विस टीम और आपके सर्जन आपकी सूरत हाल का सही जायजा लगा सके। रफा दर्द की अद्वियात लेने के अलावा इजाफी तरीके भी हैं
हैं जिनसे आप अपने दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। आप दर्द के मकाम पर गर्माइश या बर्फ का इस्तेमाल, गहरी सांस लेने की वर्जिशें, रिलैक्सेशन टेक्निक या डिस्ट्रैक्शन टेक्निक जैसे कि म्यूजिक सुनना, टीवी देखना, मुताला करना वगैरह कर सकते हैं। अगर अस्पताल में कयाम के दौरान आपको अपने दर्द को कंट्रोल करने के बारे में कोई सवालात या खदशात है तो बिला झिझक अपने डॉक्टर, नर्सों और एक्यूट पेन टीम को आगाह करें। हम 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मौजूद हैं। आपकी दरख्वास्त पर आपकी नर्स अस्पताल के पेजिंग सिस्टम के जरिए हमसे राब्ता कर सकती है। अपने घुटने को खम ना दे, ना ही घुमाएं, खसूसन जब आप खड़े हों। जब आप बिस्तर पर हों तो अपने घुटने के नीचे तकिए हरगिज ना रखें। बाथरूम में कमोड या ऊंचाई वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें। सर्जरी के बाद 8 से 12 हफ्ते तक हिफाजती तदाबीर पर अमल करना जरूरी होता है। नतीजतन आपके रोजमर्रा के चंद मामलात को जरा मुख्तलिफ अंदाज से मंजूम करना जरूरी है। आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको सर्जरी के बाद रोजमर्रा के मामलात के बेहतर मंजूम अंदाज से सर अंजाम देने के लिए नई टेक्निक के बारे में रहनुमाई फराहम करेंगे। इसके साथ ही मुनासिब हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आपको इमदादी सामान का मशवरा भी देंगे। उमूमन टॉयलेट की सीट कदरे नीचे सतह पर होती है, जिसकी वजह से आपके घुटनों पर दबाव पड़ सकता है या आपको अपना कूल्हा 90 दर्जे के जाविये से जायद पर रखना पड़ सकता है। आपको एक बाजू वाली ऊंची टॉयलेट सीट का बंदोबस्त आर्जी तौर पर करने की जरूरत होगी, जो आपको टॉयलेट पर आने जाने में मावनत करेगी और आपको उठने के लिए दरकार इजाफी मदद फराहम करेगी। अगर आप शावर का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन है। अगर आप नहाने वाली कुर्सी का बंदोबस्त कर ले तो आप बैठकर गुस्ल कर सकेंगे। अगर आप नहाने के लिए टब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टब में जाने और बाहर निकलने के लिए एक बेंच का बंदोबस्त करना होगा, जो सर्जरी के बाद ज्यादा हिफाजत फराहम करता है। और हम इसलिए भी इसका मशवरा हम देते हैं कि आप टब में दाखिल होने या निकलने के दौरान अपनी हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करने में बेएहतियाती न करें। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट घर वापसी से कबल अस्पताल में आपको इसके इस्तेमाल की तैयारी करवा सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि घर में आपके बैठने के लिए मुनासिब कुर्सी का बंदोबस्त मौजूद हो, जो ज्यादा नीची न हो। मिसाल के तौर पर सोफा उमूमन कदरे नीचे होता है। सोफे से बगैर मदद के उठना थोड़ा मुश्किल होता है और कूल्हे की सर्जरी के मरीज को अपनी कमर को 90 दर्जे के जाविये से जायद खम देने की जरूरत पड़ जाती है। बाजू वाले खाने की मेज की कुर्सी या बड़ी टेक वाली कुर्सी दोनों ही बेहतरीन इंतखाब हैं। अगर जरूरी हो तो आप कुर्सी की सतह को थोड़ा ऊंचा करने के लिए तकिए या कुशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर लिबास पहनने का तरीका वही होगा जो उमूमन होता है, लेकिन आपकी हिफाजती तदाबीर के मद्देनजर आपके लिए जिस्म के ज़ेरे हिस्से का लिबास पहनना एक कठिन काम है। कसीर इलानोवा इमदादी सामान मौजूद है जो आपको सर्जरी के बाद आपको मतलूबा आजादना मुनासिब लिबास के पहनने में मदद दे सकते हैं। आपको पतलून और जैर जामा पहनने के लिए रीचर काफी मावन होगा और एक लंबे हैंडल वाला शू हॉर्न आपको जूते पहनने में मदद दे सकता है। सॉक 8 भी जुर्राबे पहनने के लिए मावन है। हम इस बात का मशवरा देंगे कि आप सर्जरी से कबल अपना तमाम मतलूबा सामान या तो खरीद लें या किराए पर ले लें। लिबास का कुछ इमदादी सामान जैसे कि शू हॉर्न और रीचर तो आपको डॉलर स्टोर से भी मिल सकता है। जब आप अस्पताल से वापसी के लिए तैयार होंगे तो आप अपनी गाड़ी में घर जाएंगे। हमारा मशवरा है कि आप गाड़ी की अगली मुसाफिर सीट पर बैठें और सीट को बिल्कुल पीछे ले जाएं ताकि आपको टांगे फैलाने की ज्यादा जगह मिल सके। आप सीट पर प्लास्टिक बैग भी रख सकते हैं जो आपको आगे और पीछे सरकने के लिए मदद देगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी वापसी से कबल इस पर गौर करेगा और अगर जरूरत पेश आई तो आपकी मदद भी करेगा। कूल्हे और घुटनों की सर्जरी के मरीजों का अस्पताल में 2 से 3 दिन कयाम होता है, लेकिन चूंकि हर शख्स मुख्तलिफ होता है लिहाजा अस्पताल से वापसी की तारीख में फर्क हो सकता है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हर शख्स अफरादी तौर पर किस कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। बराए मेहरबानी आप अस्पताल से दूसरे दिन वापसी का मंसूबा बनाएं। बराए मेहरबानी इस बात की उम्मीद न रखें कि आपको अस्पताल से वापसी से मुतालिक कब्ल अज वक्त मतला किया जाएगा। इस बात को
मद्देनजर रखें कि आपको सर्जरी के दूसरे या तीसरे रोज अस्पताल से वापस भेजा जा सकता है। आपकी और आपके खानदान के अस्पताल से घर तक ले जाने की तमाम तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और आपकी सर्जरी के अगले दिन अस्पताल से आपकी मुतवक्का वापसी के मुताबिक तमाम तर जरूरियात मुकम्मल होनी चाहिए। बराए मेहरबानी तमाम जरूरी सामान अपने घर पर तैयार कर लें। आपको अलल सुबह भी वापस भेजा जा सकता है या दोपहर के बाद भी। इस बात का फैसला आपके अस्पताल में कयाम के दौरान किया जाएगा। आपकी तैयारी मुकम्मल न होने की बुनाई पर अस्पताल का अमला आपकी वापसी में ताखीर नहीं करेगा। लिहाजा बराए मेहरबानी अस्पताल से वापसी की तमाम तैयारी अपने अस्पताल में दाखिले से कब्ल मुकम्मल कर लें ताकि आपको किसी किस्म की पेचीदगी का सामना न करना पड़े। बराए मेहरबानी इस बात को मद्देनजर रखें कि सर्जरी के बाद बहाली के मराहिल में अस्पताल में रहने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, लिहाजा आपसे ताअवन की तवक्को की जाती है। अगर अस्पताल से वापसी के मंसूबे के हवाले से आपकी कोई सवालात या खदशात है या अगर आप अकेले रहते हैं और इसके अलावा दिगर मालूमात लेना चाहते हैं और दिगर मकामात जहां आप सर्जरी के बाद कयाम कर सके इनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो ये बात अहम है कि आप सर्जरी से कब्ल डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर से राब्ता करके इस हवाले से मदद ले लें। अगर आपकी बेहाली या सर्जरी के बाद के मुआयने के लिए आने जाने के हवाले से दौरान सफर आपकी मदद के लिए आपकी फैमिली या दोस्त मौजूद नहीं तो ट्रांस हेल्प जो कि पील के इलाके में काम करता है इनसे ये सहूलियत हासिल की जा सकती है। ऑनलाइन दरख्वास्त और दिगर मालूमात इनकी वेबसाइट से या इनके टेलीफोन नंबर पर राब्ता करके हासिल की जा सकती है। वेबसाइट www.peelregion.ca/transhelp, टेलीफोन नंबर 9057911015 905-791-1015। इनकी सर्विस एक्टिवेट करने के लिए 5 से 10 बिजनेस दिन कबल इन्हें नोटिस देना जरूरी है। लिहाजा ये बात अहम है कि आप इसका इंतजाम कबल अज वक्त कर लें। ट्रांस हेल्प सर्विस जो पील के इलाके में है इसमें ब्रैम्पटन, कोलेडॉन, मिसिसोगा और एटोबिकोक के चंद इलाके, वुडबाइन रेस ट्रैक, एटोबिकोक जनरल हॉस्पिटल और किपलिंग सबवे के इलाके शामिल है। बहाली के मराहिल की सहूलियत जोड़ों की सर्जरी के मरीजों की ख्वाहिश के मुताबिक इनके मुंतखब करदा अस्पताल में फराहम की जाएगी। ब्रैम्पटन सिविक और एटोबिकोक दोनों ही ये सहूलियत फराहम करते हैं। मरीज अपनी जरूरत के मुताबिक सर्जरी के फौरन बाद और इसके बाद के दिनों में हफ्ते में मुतअद्दिद बार बहाली की क्लास लेते हैं। थेरेपी का हर सेशन तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहता है। ये क्लास खास तौर पर उन मरीजों के लिए मुरतब की जाती है जो घुटने की तब्दीली सर्जरी करवाते हैं और आप ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ होंगे जो ऐसे माहौल में ये क्लास लेगा जहां घुटने की तब्दीली के मरीजों के लिए बतौर खास सामान का इंतजाम मौजूद होगा। आपके अस्पताल से वापसी की तारीख से कबल ऑर्थोपेडिक फ्लोर पर फिजियोथेरेपिस्ट आपके पहले इब्तदाई तज्ज़िये का जदवल मुरतब करेगा और आपको एक अपॉइंटमेंट कार्ड फराहम करेगा जिस पर आपके अगले तज्ज़िये की तारीखें और वक्त के साथ क्लास की जगह का तायन भी होगा। ऐसे लोगों को जो ब्रैम्पटन और एटोबिकोक के इलाके में नहीं रहते इन्हें कंपनी की कम्युनिटी केयर एंड एक्सेस सेंटर CCAC की तरफ से घर पर थेरेपी की सहूलियत फराहम की जाएगी। आपके अस्पताल से वापसी के बाद CCAC आपके घर पर राब्ता करके इस सहूलियत का बंदोबस्त करेगी। तमाम सहूलियत आपके अस्पताल के कयाम के दौरान खुद ब खुद फराहम की जाएगी। आपको अपनी बहाली के हवाले से किसी किस्म के बंदोबस्त की जरूरत नहीं। अगर आप ब्रैम्पटन या एटोबिकोक के इलाके में रहते हैं तो ये जरूरी है कि आप आउट पेशेंट की रिहेबिलिटेशन क्लास लें ताकि आपको ऑर्थोपेडिक टीम की तरफ से कोई और हिदायत दी गई हो। आपके डॉक्टर की तजवीज के मुताबिक आपको 10 रोज से 3 हफ्ते के दौरानिये के लिए खून को पतला करने वाली अद्वियात दी जाएगी। खून पतला करने वाली दवा जो आपको दी जाएगी उसका नाम एनेक्सोपरिन जिसे लेवोनॉक्स भी कहा जाता है। यह एक सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शन है जो पहले से तैयार करदा सिरिंज की मदद से आपके पेट के जरिए लिया जाता है। अस्पताल में आपके कयाम के दौरान आपकी नर्स आपको या आपकी मदद पर मामूर शख्स
को इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर देगी कि आपने इस इंजेक्शन को कैसे लेना है। इस इंजेक्शन के अज़ खुद इस्तेमाल की जिम्मेदारी आप पर होगी। अस्पताल इंतजामिया इस इंजेक्शन लगाने के लिए किसी फर्द को आपके घर नहीं भेज सकती। लिहाजा अगर आप महसूस करते हैं कि आप इस इंजेक्शन को अज़ खुद नहीं लगा सकते, तो ये इंतहाई अहम है कि आप इस मकसद के लिए अपने किसी दोस्त या खानदान के किसी फर्द को मुतय्यन करें जो इस मामले में आपकी मदद करे। हर सर्जन का तरीका इलाज मुख्तलिफ हो सकता है। आपका सर्जन खून पतला करने के लिए कोई और दवा भी तजवीज कर सकता है। लिहाजा ये बात भी इंतहाई अहम है कि आप अपने मखसूस सर्जन की जारी करदा हिदायत पर अमल करें। अगर सर्जरी करवाने के बाद 1 साल के अरसे के दौरान आपको अपने दांतों के इलाज मुआलजे की जरूरत पड़े, तो यह बात अहम है कि आप किसी मुतअद्दिद इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट से कब्ल एंटीबायोटिक्स ले लें। खो आपने सिर्फ दांतों की सफाई ही करवानी हो, अगर अगले 12 माह के दौरान आप अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाने का इरादा रखते हैं, तो इनसे राब्ता कर लें कि वो आपके चार्ट पर निशानदेही कर ले, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट से कब्ल वो इस बात से बाखबर रहे कि आपने सर्जरी करवाई है। आपके दांतों के डॉक्टर या आपके फैमिली डॉक्टर भी आपके लिए मतलूबा दवा तजवीज कर सकते हैं। आपके दांतों का डॉक्टर आपको मतला कर देगा कि इसका तरीका कार क्या होता है। अपने सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे के बगैर गाड़ी हरगिज न चलाएं। अगर आप इनकी इजाजत के बगैर गाड़ी चलाएंगे तो किसी भी हादसे की सूरत में आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं देगी। आपकी सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते बाद आपके डॉक्टर आपको गाड़ी चलाने की इजाजत दे सकते हैं। इजाफी तौर पर आप किसी किस्म की मुनशियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में गाड़ी चलाने में दुश्वारी पेश आ सकती है। सर्जरी कराने के बाद कम से कम 3 माह तक लंबा सफर हरगिज न करें। इसमें गाड़ी का सफर और हवाई सफर दोनों शामिल हैं। ज्यादा देर तक बैठने से आपकी सर्जरी वाले हिस्से में सख्ती आ सकती है, जो आपकी चाल ढाल पर असर अंदाज हो सकती है और इजाफी तौर पर इससे खून के जमने का खदशा हो सकता है। बराए मेहरबानी अगर आपके जहन में किसी किस्म के सवालात या खदशात हो तो अपने डॉक्टर, नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट को इससे मतला करने में आर महसूस न करें, या आप मजीद मालूमात अपने मरीजों के किताबचे से हासिल कर सकते हैं।